Hello, my dear students. So, today we are going to start another salt, and the name is washing soda. ठीक है बच्चों, तो हम जो है वॉशिंग सोडा के बारे में आज बात करेंगे. तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. Na बच्चों सोडियम है, CO3 कार्बोनेट है, 10 डेका है, H2O हाइड्रेट है. तो क्या नाम बन गया पूरा बताइए. बोलिए क्या नाम बन गया. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ओके. नाउ तो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इट इज़ हाइड्रस कंपाउंड बच्चों, क्योंकि इसके अंदर में पानी है. इट इज़ बेसिक सॉल्ट. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन, दैट इज माइल्ड बेस है बच्चों. इट इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ट्रांसपेरेंट आपको मालूम है बच्चों, आर पार दिखेगा एक्वस सॉल्यूशन इसका. एंड क्रिस्टलाइन, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों, चीनी की तरह रहेगा. ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा. ठीक है बच्चों. मैन्युफैक्चर कैसे बनता है देखिए. इट इज़ ऑब्टेन्ड on recrystallization of Na2CO3 by adding 10 molecule of water. ठीक है बच्चों, recrystallization of Na2CO3. ये recrystallization क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो Na2CO3 है बच्चों, ये बनता है by the heating of सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देखिए NaHCO3, दिस इज़ व्हाट, आपको नाम मालूम है इसका. This is baking soda. If you heat this, no, you will be getting Na2CO3. ये आपको मिलेगा. And this NaHCO3 is in crystal form. Which form? Crystal form. So on heating it, I got Na2CO3. ठीक है बच्चों. अब ये Na2CO3 में मुझे डालना है 10 water molecule. I have to add 10 water molecule. So I will be getting Na2CO3 dot 10 H2O. So this is washing soda बच्चों. ठीक है. And this washing soda is again crystal. तो ये भी क्रिस्टल था बच्चों. आपका जो बेकिंग सोडा है ये भी क्रिस्टल था. तो रिक्रिस्टलाइजेशन इसलिए लिखते हैं बिकॉज दिस Na2CO3 इज अगेन बिकमिंग क्रिस्टल. तो Na2CO3 बनने से पहले वो क्रिस्टल था बच्चों, ये था, और Na2CO3 बाद में क्रिस्टल बन गया. तो रिक्रिस्टलाइजेशन यानी वो दोबारा से क्रिस्टल का रूप ले लेता है. उसमें अगर आप 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो. सिंपल बच्चों, आ गया पूरा बात समझ में. तो बड़ा सिंपल है, बस आपको ये जो Na2CO3 है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपको बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10 H2O. ठीक है बच्चों. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए. एकदम क्लियर है ना बच्चों. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये आपका ऐसे एरो आएगा. चलिए क्लियर हो गया. नेक्स्ट बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड. अब ध्यान से देखिए बच्चों. ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा इट लूजेस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एनहाइड्रस कंपाउंड. ठीक है बच्चों. तो ये है Na2CO3 डॉट 10 H2O. दिस एंटायर थिंग इज वॉशिंग सोडा. आप इसको हीट करोगे बच्चों तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये इवोपरेट हो जाएगा. देखिए 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा गलती लिखा है बच्चों. आप इसको हीट करोगे ना तो इसका रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये लिख देना आप. तो ये है, इसको आप हीट करोगे, दैट इज हीट.
तो यू विल बी गेटिंग Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों ये इवापोरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड यू विल गेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एनहाइड्रस, देखिए एनहाइड्रस कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा ऐश। ओके बच्चों, सारे बच्चों समझ में आ रहा है पूरी तरह से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा इज हाइड्रस बिकॉज इट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। सोडा ऐश इज एनहाइड्रस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर एकदम बच्चों? नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या क्या देखिए। पहला यूज़ बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। दूसरा यूज़ बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। तीसरा बच्चों, इट इज़ यूज्ड एज ए क्लेंसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में जो भी हम लोग सफाई के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, डिटर्जेंट है, आपका फ्लोर क्लीनर है, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट? नाम से ही पता चलता है वॉशिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग। दूसरा बच्चों, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं यूजिंग वॉशिंग सोडा। एकदम क्लियर है बच्चों? चलिए, दीज आर द 4 यूसेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों, बड़ा आसान है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए बच्चों, Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फेट, हाफ H2O स्टैंड्स फॉर हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। एकदम क्लियर है? अब देखिए बनता कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड जिप्सम बच्चों। तो ये जिप्सम को आपको ये देखिए हीट करना है एग्जैक्टली एट 733 केल्विन। ओके, यू हैव टू हीट दिस एट 733 केल्विन। तो बच्चों क्या होगा, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल आपको जो दिख रहा है इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाएगा और बाकी जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो रह जाएगा। किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ। सो दिस कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यानी यू हैव टू हीट एग्जैक्टली एट 373 केल्विन बच्चों। ठीक है, अगर आप 373 से ज़्यादा हीट करोगे तो ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ मिलेगा CaSO4। इसीलिए यू हैव टू हीट एट 373 केल्विन ओनली, ना कम ना ज़्यादा। सो दिस इज द प्रिकॉशन यू शुड टेक वाइल हीटिंग। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो क्या बोलेंगे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4.2H2O at 373 Kelvin. It loses 1.5 water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate which is plaster of Paris. एकदम सिंपल है ना बच्चों? तो नीचे देखिए क्वेश्चन भी है, what precaution you will take while preparing plaster of Paris. तो क्या प्रिकॉशन लेंगे बच्चों? मैंने आपको बता दिया था कि gypsum should be heated not be heated more than 373 Kelvin. Otherwise, the half water molecule left after heating at 373 Kelvin will also be lost, leaving behind anhydrous calcium sulfate. This is the precaution one should take while preparing PP. Or the gypsum is heated above 373 Kelvin. If the gypsum is heated above 373 Kelvin, then all its water of crystallization is released to form anhydrous calcium sulfate. तो बच्चों आपको जो है हीट एग्जैक्टली 373 में ही करना है। अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है CaSO4 के साथ वो भी इवापोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड कैल्शियम सल्फेट। So this is the very important precaution you should take while preparing plaster of Paris, right? What is the precaution? You should not heat more than 373 Kelvin. If you do that,
The half water molecule left along with calcium sulfate will also evaporate, leaving behind anhydrous calcium sulfate. Okay, so that means while preparing plaster of Paris you should heat exactly at 373 Kelvin. ओके बच्चों, अब देखिए इवन स्टोरिंग के वक्त भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बिकॉज ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना बच्चों, हेमीहाइड्रेट, ये एक प्यासा मॉलिक्यूल है। प्यासा मॉलिक्यूल मतलब इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या था, CaSO4.2H2O। अभी वो किस रूप में है, CaSO4.12H2O। यानी this molecule will try to regain its lost 1.5 water molecule. ओके, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, ये हमेशा ये कोशिश करता रहेगा कि जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जिसको इसने खोया है उसको दोबारा से रीगेन कर सके। तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला छोड़ दोगे, डब्बा खोल दोगे, तो क्या होगा, आपको मालूम है कि हवा में मॉइस्चर है, राइट। सो दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस विल एब्जॉर्ब द moisture from the air and it will try to regain 1.5 water molecule and it forms again CaSO4.2H2O which is gypsum। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो ये है CaSO4.12H2O, ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हवा से खींच लेंगे मॉइस्चर के रूप में जो प्रेजेंट है हवा में, और बन जाएगा ये CaSO4.2H2O जिप्सम। और जिप्सम बच्चों वाइट सॉलिड मास, वाइट हार्ड सॉलिड मास, यानी आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पाउडर की तरह होगा, लेकिन अगर आप डब्बा खोल के रख दोगे 2-3 दिन तो वो जो पाउडर्ड सब्सटेंस है इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट हार्ड सॉलिड मास लाइक सीमेंट। ठीक है बच्चों, तो यानी आपको हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बंद डब्बा में बंद करके रखना है। यू हैव टू कीप इट इन एयर टाइट मॉइस्चर फ्री कंपार्टमेंट, ताकि ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को रीगेन ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो लिखा है क्लियरली, देखिए क्या लिखा है, it should be stored in an airtight moisture free compartment because plaster of Paris comes in contact with moisture. It can absorb water present in the moisture to give back gypsum which is white hard solid mass। तो क्लियर है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए बच्चों, इन सरफेस फॉर सेटलिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इनटू राइट पोजीशन। ओके, तो जब हड्डी टूट जाता है बच्चों, आपने देखा होगा प्लास्टर लगाते हैं ना वाइट कलर का हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, सो दैट वाइट सब्सटेंस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा बच्चों, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, स्टैचूज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। तो ये स्टैचू है बच्चों। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ ऑल्सो। घर में बच्चों जो वॉल होता है ना, तो वॉल में हम लोग पुट्टी, सुना है ना पुट्टी, तो पुट्टी जैसा ही और एक चीज़ होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको लगा के वॉल को हम स्मूथ करते हैं, फिनिश देते हैं। एंड इन द लैब ऑल्सो फॉर सीलिंग द एयर गैप इन द अपैरेटस, फॉर सीलिंग द एयर गैप इन द अपैरेटस वी आर यूजिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। एकदम क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट इज, तो आपको 2 चीज़ याद करना पड़ेगा, 4 चीज़ बताओ कैसे। नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रिकॉशन वन शुड टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट नंबर 3, what are the precautions used to take while storing plaster of Paris। तीसरा, what are the uses of plaster of Paris। ये 4 चीज़ बच्चों दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जाते हैं, विच इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये जो पूरा Na2CO3 है, इसको मैं बोलूँगा फॉर्मूला यूनिट, बिकॉज दिस इज आयोनिक कंपाउंड है। ये जो CaSO4 है बच्चों, इसको मैं बोलूँगा फॉर्मूला यूनिट। FeSO4 बच्चों, ये फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज़ नथिंग बट, फॉर्मूला यूनिट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि बच्चों ये जो भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये सारा क्या है, ये सारा है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, क्या है, आयोनिक कंपाउंड। तो बच्चों ये आयोनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को कहते हैं
फॉर्मूला यूनिट, उसी को कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला यूनिट में देखिए कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फर्स्ट केस में 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो बच्चों फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं, मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं। मतलब आयोनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट, और उस फॉर्मूला यूनिट के साथ जितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 10 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से दो फर्क आता है फॉर्मूला यूनिट में, दो चेंजेस आता है फॉर्मूला यूनिट में बच्चों। एक तो द फॉर्मूला यूनिट गेट्स द कलर, द सॉल्ट गेट्स द कलर। दूसरा बच्चों इट टेक्स द शेप ऑफ क्रिस्टल, इट टेक्स द शेप ऑफ क्रिस्टल। तो ये दो आता है बच्चों किसके वजह से? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। और मैं अगर सॉल्ट को हीट करूं बच्चों तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हो जाता है इवापोरेट, एक एक करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स को छोड़ता रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये है Na2CO3। तो ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, पहली बात इसका ना कोई रंग होता है, कलरलेस रहता है। और दूसरा बच्चों या तो कुछ कलर होगा इसका, इट विल हैव सम कलर एंड इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, ये क्रिस्टल के रूप में नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, इसमें अगर मैं मिला दिया 10 वाटर मॉलिक्यूल, कितना वाटर मॉलिक्यूल बच्चों? 10 वाटर मॉलिक्यूल, तब दिस हैज़ ए पर्टिकुलर कलर। ठीक है बच्चों, तब इसके पास हो जाता है कोई कलर एंड इसके पास हो जाता है कोई क्रिस्टल्स, इट टेक्स द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। तो यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से बच्चों क्या होता है? इट गेट्स सम कलर, स्पेशल कलर एंड ऑल्सो इट टेक्स द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। तो अगर मैं इसको हीट करूं तो बच्चों ये जो 10 था हो जाएगा 9 थोड़ा देर में, फिर ये 9 हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए क्या होता है। Na2CO3 जगह छोड़ दिया मैंने H2O और यहाँ मैंने लिखा 10। ठीक है बच्चों, मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ उसको हीट, व्हाट आई एम डूइंग हीट। ओके, तो जब हीट करूँगा तो क्या होगा मालूम है आपको? तो ये जो 10 है पता चला ये बन गया 9। ओके, फिर मैं हीट करूँगा ये बन जाएगा 8, फिर मैं हीट करूँगा ये बन जाएगा 7, फिर मैं हीट करूँगा ये बन जाएगा 6। ऐसे करके बच्चों धीरे धीरे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये जो है ना बच्चों ये कम होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, फिर बन जाएगा धीरे धीरे 2, फिर बन जाएगा ये 1। लास्ट में बच्चों जब मैं इसको हीट करूँगा तो पता चला ये पूरा H2O ही गायब हो गया। Am I right? Now this is not a crystal and it will not have any particular shape, color. ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेन लॉजिक। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये जो है वाइट कलर है, लाइट ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, तो ये सब याद कर लीजिएगा बच्चों। ये सारा आपके सिलेबस में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ये सब में पानी होने के बावजूद भी बच्चों ये सब होगा ड्राई, याद रखिए। दिस विल नॉट बी वेट, दिस विल बी ड्राई बिकॉज दिस वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्मूला यूनिट as water of crystallization, and water of crystallization do not wet the molecules.
इट कीप्स द मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल फॉर्म, वो मॉलिक्यूल को वेट नहीं करता है बच्चों, वो ड्राई ही रहेगा। लेकिन अगर ये 10 के जगह मैं 11 डाल दूँ तो ये हो जाएगा वेट, बिकॉज इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 का है बच्चों। कितना है? 10 का है। तो इसमें अगर मैं 11 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूँ तो ये हो जाएगा वेट। इसका कैपेसिटी 2 का है। इसमें अगर मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूँ, जैसे CaSO4.3H2O, तो ये 3H2O बच्चों है वेट, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी था वो 2 का था। 2 के जगह पे कितना हो गया? 3 हो गया। ये याद रखिएगा बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट का 10 है, कैल्शियम सल्फेट का 2 है, फेरस सल्फेट का 7 है, कॉपर सल्फेट का 5 है, सोडियम कार्बोनेट का तो लिख दिया मैंने। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इस कॉपर सल्फेट इज़ वेट और ड्राई। मैंने बताया था कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O इज़ ड्राई बिकॉज 5H2O एग्जिस्ट इन CuSO4 एज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम मॉलिक्यूल को गीला करने का नहीं है, मॉलिक्यूल को क्रिस्टल में चेंज करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। बल्ब ग्लोस व्हेन एसिड इज यूज्ड, ओके, डज नॉट ग्लोस व्हेन ग्लूकोज और अल्कोहल इज यूज्ड। क्यों बच्चों? बिकॉज आपको मालूम है कि इन एसिड H+ आयन इज प्रेजेंट एंड H+ आयन एक्ट एज what? Charge carrier and helps in the conduction of current. Whereas in the case of glucose, okay, and alcohol, what happens? The aqueous solution of glucose and alcohol does not contain H+ ion, so there is no charge carrier. So when there is no charge carrier, the current will not pass, and when the current will not pass, bulb will not glow. तो बल्ब नहीं जलेगा बच्चों। बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका जो फिगर है बच्चों वो ऐसे रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, ये बर्तन है, बर्तन में मैंने डाल दिया एसिड। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड है, ये देखिए दूसरा इलेक्ट्रोड है, और इसके बीच में एक बैटरी लगा दिया, और ये बैटरी में मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं यहाँ रख दूँ एसिड तो ये बल्ब जलेगा बच्चों। दिस बल्ब ग्लो। ठीक है ना बच्चों? क्यों ग्लो करेगा? बिकॉज दिस एसिड कंटेन H+ आयन एंड H+ आयन इज ए चार्ज कैरियर। सो जो करंट है बच्चों वो ऐसे आके एसिड से पास हो के फिर यहाँ से जाके जब बल्ब से गुजरेगी तो बल्ब जल जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया है। अब भी देखिए नेक्स्ट कहानी, थोड़ा सा कहानी चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बच्चों अल्कोहल या तो ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा ग्लूकोज। अब बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? C6H12O6। सही है ना? देखिए इसमें हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन तो है, लेकिन इन एक्वस फॉर्म इट विल नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। ओके, एंड व्हेन H+ आयन इज नॉट देयर, दिस एक्वस सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने से बच्चों करंट देखिए ऐसे आके यहाँ से आके यहाँ सॉल्यूशन में आके रुक जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। करंट विल नॉट पास फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टू दिस इलेक्ट्रोड, एंड व्हेन द करंट विल नॉट पास, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। ये जो बल्ब है बनो जलेगा नहीं, डू नॉट ग्लो। तो बात आपको पूरा समझ में आया ना बच्चों? यही है। तो यानी अगर करंट पास करवाना है एसिड यूज़ करिए, और अगर करंट पास नहीं करवाना है तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या तो अल्कोहल या तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करिए जो पानी में मिलने के बाद H+ आयन या तो OH- आयन ना बनाता हो। बिकॉज H+ आयन एंड OH- आयन आर चार्ज कैरियर्स। अगर ये सॉल्यूशन में रहते हैं तो करंट फ्लो होगा और वो सॉल्यूशन बन जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ग्लूकोज में और अल्कोहल में हाइड्रोजन तो है,
लेकिन उसको पानी में मिलाने के बाद H+ आयन्स जनरेट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आपको मालूम है बच्चों, प्योर एसिड डजंट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास में HCl है, तो प्योर HCl डजंट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी। आपको पानी मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन पानी आपको मिलाना है। तो जैसे आप पानी मिलाते हो तो ये जो HCl ये टूट जाता है बच्चों, ये टूट के यहाँ बन जाता है H+ और ये बन जाता है Cl-। पूरा समझ में आ गया बच्चों। और ये जो H+ है, ये H+ आयन के वजह से द एसिड एक्वायर्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। इट्स वेरी सिंपल। H2SO4 हो, HNO3 हो, कोई भी एसिड बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी अगर वो दिखाना चाहता है तो उसमें पानी मिलाना ज़रूरी है। दिस ऑल यू नो बच्चों, नई बात नहीं है। अब बच्चों ये सारा है, आगे आप इसको देख लीजिएगा। ऑल दिस सम्स आर वेरी सिंपल, डिस्कस हो चुका है। देखिए अब एक डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। ए सोल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू। तो रेड टू ब्लू मतलब बच्चों वो बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन बच्चों मतलब उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा है मतलब यहाँ पे ये है 10, आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ एग शेल। एग शेल बच्चों, एग शेल में याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज यू विल कॉल एज what? मेटल कार्बोनेट। सही बात है ना बच्चों, मेटल कार्बोनेट। नाउ सो क्रश्ड एगशेल को आप मान के चलिए मेटल कार्बोनेट। तो जब मेटल कार्बोनेट शेल टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। अगर कोई भी गैस लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर रहा है बच्चों, तो वो गैस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बिकॉज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। और एक क्रस्ट एगशेल क्या है बच्चों? मेटल कार्बोनेट। ऐसे करके एक इन्फॉर्मेशन से दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत निकालना है। सो दिस इज मेटल कार्बोनेट। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? तो बताइए मेटल कार्बोनेट से CO2 कब मिलेगा? व्हेन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। आपने एक रिएक्शन पढ़ा है ना, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म व्हाट? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर में होगा एसिड। सिंपल है बच्चों। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर में क्या होगा बोलिए बच्चों प्यारे प्यारे? एसिड। आपने क्या डाला उसमें? क्रस्ड एगशेल विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ मेटल कार्बोनेट। ये दोनों आपस में रिएक्ट होके बच्चों बनेंगे CO2 और पानी और सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा बच्चों? दैट डिपेंड्स अपॉन द एसिड, वॉट एवर एसिड यू आर यूजिंग। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये आपका जो लाइम वाटर है उसको मिल्की में चेंज कर देगा। तो यानी आपको एक नया चीज़ पता चला है बच्चों कि अंडे के छिलके में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूरा रिएक्शन इसमें लिखा है बच्चों, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसमें लिखा है 10 ml ऑफ, ये भी आप कर लीजिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आसान है। इसका आंसर आपका आएगा एंटासिड, बिकॉज एंटासिड यूज़ करके ही हम इंडाइजेशन के प्रॉब्लम को दूर करते हैं ना। आपको मालूम होगा, मैंने बताया था, ज़्यादा खा लेने से पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है और वो एसिड को हम दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटासिड। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये सब आपको मालूम है बच्चों। अल्कोहल, ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट वाई देखिए, डिस्टिल वाटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिल वाटर मतलब बच्चों प्योर वाटर जिसमें कोई मिनरल्स डिजॉल्व नहीं है। तो डिस्टिल वाटर is actually a poor conductor of electricity because it do not contain minerals dissolved in it, and due to the lack of minerals there will not be any charge carrier, and जब चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो बच्चों करंट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा, याद रखिए।
लेकिन जो रेन वाटर है बच्चों, रेन वाटर में मिनरल्स होता है, ओके। रेन वाटर में एसिड्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड्स, और वो कार्बोनिक एसिड्स करंट को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आपका जो रेन वाटर है ना वो एकदम प्योर वाटर नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी प्योर, बिकॉज उसमें कुछ कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ कुछ डस्ट होते हैं, ओके। लेकिन आपका जो डिस्टिल वाटर है जिसको हम लैब में बनाते हैं, डिस्टिल वाटर वी विल नॉट गेट इन नेचर, ओके। डिस्टिल वाटर को लैब में बनाना पड़ता है, और डिस्टिल वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, इसमें केवल H2O ही होता है, तो याद रखिए बच्चों, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाउ हियर ए का जो pH वैल्यू है कितना है बच्चों, ए का है 4, बी का कितना है बच्चों, बी का है 1, सी का है 11, डी का है 7, ई का है 9, ठीक है बच्चों। अब बताइए 4 क्या होना चाहिए, तो 4 जो है होना चाहिए, ये जो 4 है इसको बोल सकते हैं माइल्ड एसिड, बिकॉज 7 से कम है। देखिए 7 इज़ न्यूट्रल, 7 से जो कम होता है वो माइल्ड एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से ऊपर माइल्ड बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। बी जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 11 बच्चों, 11 को क्या बोलेंगे आप बताइए, आप स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं। 7 को क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं। 9 को क्या बोल सकते हैं, वीक बेस बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस ऑल इज़ वेरी सिंपल। देखिए इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to test tube. Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to B test tube. ठीक है बच्चों। देखिए hydrochloric acid is a strong acid and acetic acid is a weak acid. So in test tube A, due to the presence of strong acid, more hydrogen gas will be released and more fizzing will take place. Fizzing मतलब बच्चों जो पानी के अंदर से जो बबल्स निकलते हैं ना, hydrogen bubbles, so when the hydrogen is released inside water, the hydrogen will take the shape of bubbles and it will come out. So that bubbles coming out is called fizzing, okay. तो टेस्ट ट्यूब ए में फिजिंग ज़्यादा होगा बच्चों, टेस्ट ट्यूब बी में फिजिंग कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड यूज़ किया गया है और एसिटिक एसिड है वीक एसिड, और वीक एसिड में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है कम होगा, और हाइड्रोजन गैस कम होने की वजह से बबल फॉर्मेशन कम होगा एंड फिजिंग भी कम होगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों देखते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क देखिए हैज़ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का जो pH होता है बच्चों वो 6 होता है, मतलब ये माइल्ड एसिड होता है। हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज व्हेन इट टर्न्स इनटू कर्ड? देखिए बच्चों कर्ड का टेस्ट क्या है बच्चों, खट्टा। कर्ड इज सोर इन टेस्ट, है ना। और आपको मालूम है जो भी चीज़ सोर होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, राइट। और एसिड है तो उसका pH क्या होगा बच्चों, 7 से कम होगा। तो मतलब अगर पहले से मिल्क का pH 6 है तो बच्चों ये जो है 6 है, ये मिल्क है, ये कर्ड का मे भी pH आपका होगा मान लीजिए 5 होगा, तो आपका जो pH है कम हो गया। देखिए 6 से 5 या 4.5 एंड दिस इज कर्ड। जो भी चीज़ खट्टा है बच्चों वो उसका जो pH है वो 7 से कम ही होगा, 6 से कम होगा, बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सिंपल, राइट। आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा भी है बच्चों, देखिए क्या लिखा है। pH of milk is 6, it's slightly acidic. Bacteria activity in the milk produces lactic acid and converts it into curd. Due to the formation of acid, pH will decrease, यानी pH कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। याद रखिए जब भी आपका दूध खराब होता है जो बैक्टीरिया है ना वो बनाते हैं एसिड। बैक्टीरिया ऑलवेज whenever they do fermentation, whenever they do decomposition, they always produce acid in it। याद रखिए बच्चों, ठीक है, एसिड बनता है।
देखिए फर्मेंटेशन अलग है, डिकम्पोजिशन अलग है, मैं और भी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको, बोथ आर डिफरेंट. Fermentation is actually a type of decomposition which is done in the absence of oxygen, and decomposition is one where we are breaking down complex substance into simpler substance. Anyways, अभी ये टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. देखिए जो फार्मर्स हैं, द मिल्क मैन एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. वाई? देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा आपने पढ़ा था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज माइल्ड बेस. इसका मतलब अगर आप मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो मिल्क का बेसिसिटी बढ़ना चाहिए. सो मिल्क का जो पीएच वैल्यू है बच्चों नॉर्मली वो 6 है. ठीक है, अगर आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दोगे तो मे बी उसका पीएच हो जाएगा 8, बिकॉज 8 है बच्चों बेस. देखिए आपने ऐड क्या किया मिल्क में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा को ऐड किया. बेकिंग सोडा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज बेस. तो मिल्क का जो पीएच 7 था बच्चों वो 7 से बढ़ के 8 आ जाएगा. 8 मतलब बेसिक इन नेचर. और याद रखिए बच्चों, बेसिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है. तो इसका मतलब ऐसे दूध को अगर आप कहीं रख दोगे तो वो दूध जल्दी से ख़राब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसका जो पीएच वैल्यू है वो 8 है. इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर, एंड आई टोल्ड यू इन बेसिक इन नेचर द बैक्टीरिया गेट्स डीएक्टिवेटेड. फिर आप उस मिल्क को छोड़ दोगे तो धीरे धीरे कुछ कुछ बैक्टीरियाज एक्टिवेट होंगे और उस दूध को ख़राब करेंगे, सड़ाएंगे. तो धीरे 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 आपका जो पीएच वैल्यू है बच्चों वो 8 से 7 में आएगा, 7 से 6 में जाएगा, 6 से 5 में जाएगा आसपास. और जैसे वो 5 आसपास पहुंच जाता है बच्चों, इट विल चेंज इनटू कर्ड. ठीक है बच्चों. तो व्हाट इज़ एडवांटेज यू गॉट आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा? द एडवांटेज ये मिला कि मिल्क टेक्स लॉन्गर टाइम टू व्हाट स्पॉइल. मिल्क जो है ज़्यादा टाइम लगा ख़राब होने में, और ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से जो मिल्क मैन है वो मिल्क को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. यानी जो दूध नॉर्मली 2-3 घंटे में ख़राब हो जाता है वो दूध अभी 6-7 घंटा ऐसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा. और मिल्क मैन को टाइम मिल जाता है ताकि वो मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. आ गया बच्चों बात पूरा समझ में? क्या है, क्या समझ में आया बताइए? कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज माइल्ड बेस आया. व्हेन वी ऐड दिस इनटू मिल्क द पीएच ऑफ मिल्क चेंजेस फ्रॉम 6 to 8, hence milk becomes slightly basic. Under these circumstances the bacteria becomes deactivated and hence it takes longer time to spoil the milk. Okay, and due to the longer time the milkman gets time to distribute his milk. Clear बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात. और ऐसे मिल्क को दही बनने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि हमने तो दूध को बेसिक बना के बैक्टीरिया को सुला दिया है. तो बैक्टीरिया जब सो रहे हैं तो दूध जल्दी से दही नहीं बनेगा, टाइम लगेगा. और बाकी बच्चों आप तो कर सकते हो, वेरी सिंपल. तो इससे बच्चों ये चैप्टर हो गया ख़त्म, और आप जो है बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ के आप जो है टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए. और मैं सोच रहा हूँ बच्चों इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, रिवीजन वीडियो, जिसमें एक 15-20 मिनट्स में आपको एक बेसिक चीज़ ही समझाऊँगा क्या है, ताकि चैप्टर का रिवीजन हो जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास माय डियर स्टूडेंट्स.